दफाई तजियाकार एयर कॉमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? वेरी मच फरा और बट साहब आपने इनवाइट किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं। खालिद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि चीन का दो टोक बयान सामने आ गया है। ईरान पर आयद होने वाली नई अमरीकी पाबंदियों को हम नहीं मानते। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये और आप इसको किस तरीके नज़र से देख रहे हैं? पहले तो फरा हम इस तरह देखें कि अमेरिकन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितनी दफ़ा अपनी स्ट्रैटेजी स्विच कर चुके हैं ईरान को हराने के मकसद से। आपको याद होगा पहले उन्होंने कहा कि जनाब ईरानी लोग हुकूमत टेक ओवर कर लें, ईरानी लीडरशिप को शहीद कर दिया। ऑलमोस्ट एक साल में 135 लीडर शहीद कर दिए, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद कर दिए और लोगों से कहा टेक ओवर कर लो फरवरी 28 को, और कहा ये 4 से 6 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। अब 6 महीने हो गए। पहली बात, पहला मिलिट्री का राउंड हुआ इस्लामाबाद में, कामयाबी से हमने इकट्ठा किया सबको, मुआहदा जैसे भी हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड जैसे हुआ, उसके बाद फिर वायलेशन शुरू हो गई, वो भी तारीख का हिस्सा है। तो मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं वो जब कर्टेल होती गई तो अब उनके जो इकोनॉमी के हैं फाइनेंशियल सेक्रेटरी वो स्कॉट साहब वो कहते हैं जी हम दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सैंक्शंस को क्वेश्चन लगाएंगे इसकी। वो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया उनके साथ आए। अब पूरी दुनिया को तो पहले ही ऑफेंड कर बैठे हैं, वो नेटो को नाराज़ किया, ग्रीनलैंड के मौजू पर डेनमार्क को नाराज़ किया, कनाडा के वज़ीर आज़म को बुरा भला कहा, जर्मनी को कहा, फिर आप तारीख लंबी होती जाएगी। छोड़े, अब आगे चलते हैं। ये सारा कुछ करने के लिए आपको इंटीग्रेशन चाहिए होती है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए। दुनिया की अपनी अपनी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस है। अमेरिका की बात सारे नहीं मानते, और खास तौर पर जब इस तरह की आपने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन करनी होती है तो अलायंसेस को आपने पहले से लाइन अप करना होता है। और मेरा नहीं ख्याल, चले आप चीन की तरफ ज्यादा फोकस कर लेते हैं। चीन की तरफ जब आप करेंगे तो बुनियादी तौर पर चीन ऑलमोस्ट 1.89 मिलियन लीटर रोजाना की बुनियाद पर तेल लेता है ईरान से, जो कि ईरान का तकरीबन 90% है। अगर इस तरह की सैंक्शंस होगी तो चीन जाहिर है, ऑल दो उसका ये 13-14% सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी करता है ईरान से जो तेल है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी एक मेगा बॉन्डेज है दोनों की। जो चीनी दो बैंक हैं वो चीनी युआन में पैसों से डील करते हैं, जो पैसे आते हैं। अमेरिका अब सैंक्शन ये भी कह रहा है कि उन दोनों बैंक्स को भी कहा जाता है कि थ्रेट कर रहा है कि आप लेन देन बंद करें ईरानी। एक तेल का 1.9 मिलियन, जैसे मैंने 8-9 मिलियन अर्ज किया। तो चीन इस तरह की क्वेश्चन लेगा नहीं, और चीन ने लिया भी नहीं है। और खासतौर पर आखिरी जुमला इसके ऊपर यह है कि चीन रिटेलिएट अगर किया, जंग में नहीं करेगा वो। रेयर अर्थ मिनरल तकरीबन 90% की प्रोसेसिंग चाइना में होती है, और अमेरिका की ऑलमोस्ट बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मिनरल की, जिससे ये वेपन्स बनते हैं, पैट्रियट थर्ड और टॉमहाक मिसाइल बनते हैं, वो तमाम के तमाम डिपेंडेंट हैं चाइना के रेयर अर्थ मिनरल पर। तो आप इस प्रोक्सी में बर्स किया, मैंने एक बिगर पिक्चर से हम क्लोज करते हैं चाइना की तरफ, तो इतना आसान नहीं होगा चाइना को कोर्स करना अमेरिका। किबला मोहतरम एयर कमांडोर खालिद चिश्ती भाई, आपने बात की कि ट्रंप पूरी दुनिया को नाराज कर रहा है, अलायंसेस की बात की, तो मैं इसी हवाले से आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान के अलायंसेस की बात करूं तो अब बांग्लादेश की जाने में गौर करूं तो वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं खारजा अमूर हुमायूं कबीर साहब, उन्होंने भी इशारा दे दिया है, और MBS मोहम्मद बिन सलमान के पास मुलाकात के लिए वो सऊदी अरब का भी दौरा कर रहे हैं। और इसी इत्तेहाद में जो हमारा इत्तेहाद है इसमें बांग्लादेश शामिल हो रहा है। इससे कबल 14 अगस्त की बात करूं तो उसमें अगर मिस्र की बात करूं तो मिस्र वज़ीर ख़ारजा उन्होंने भी इशारा दे दिया और उन्होंने कहा हम वॉच कर रहे हैं और हम इस पर शमूलियत का हवाले से हतमी फैसला करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतने बड़े लेवल पर आप मुआहदा बांग्लादेश आ गया, मिस्र आ गया, तो पाकिस्तान की ताकत किस हद तक ऊपर चली जाएगी और इससे हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे? काबिल एहतराम। देखिए, पहले जो दो मुल्कों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा जल्दी समझूंगा इस पे जंप करना कि मिस्र भी आ जाए और बांग्लादेश भी आ जाए। ऑल दो खुशाइन ज़रूर है, बड़ा फ़ायदा होगा हमें, एक कन्वर्जेंस होगी, हमारी वैल्यू एड होगी, अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर हम आएंगे। लेकिन इजिप्ट के बारे में मैंने सुना है कि पहले भी बहुत करीब थे ज्वाइन करने के लिए और वो अभी नहीं ज्वाइन किया उन्होंने। बांग्लादेश पे मैं बाद में आता हूँ। देखिए, इजिप्ट तब आएगा जब उसको ये अश्योर होगा कि ये एक एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि उसने मिडल ईस्ट में रहना है, वो नेबर मुल्क है इजराइल का। उसको ये पता है कि यहाँ पर अगर मैंने रहना है तो शायद ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो इजराइल को ऑफेंड ना करना चाहें, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, नंबर 1। और जाहिर है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी इस वक्त जो चल रही है इस अलायंस के खिलाफ, वो इंडिया, इजराइल और बहुत सारे और ममालिक हैं जो नजर नहीं आते, शायद मिडल ईस्ट में भी कुछ होंगे जिनकी हमदर्दियां ऑपोजिट हैं।
तो वो अपना अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इजराइल भी, इंडिया भी और बहुत कुछ अरब ममालिक भी, खास तौर पर इजिप्ट भी, कि वो इस अलायंस का हिस्सा ना बने, नंबर 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस हमें तीनों मुल्कों की मिल चुकी है, हम कन्वर्ज कर रहे हैं और भी आएंगे। ये तो इजिप्ट का मैं एक प्रिकॉशनरी नोट मैंने कहा ऐड कर दूं। अब बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश जाहिर है इस वक्त एक न्यू फाउंड रियलिज्म बांग्लादेश में है, एक न्यू फाउंड सॉवरेनिटी है आफ्टर हसीना वाजिद। तकरीबन 16 साल हसीना वाजिद ने हुकूमत की और ख़ास तौर पर जब इंडिया ने उनको एस्केप करने के लिए मदद की, फिर उसको अपने पास रख लिया, तो बांग्लादेशी लोग जो पहले ही गुस्से में थे गवर्नेंस की वजह से और अपनी वजूहात की बिना पर हसीना वाजिद से, इंडिया की और ज़्यादा उन्होंने ऑफेंस फील किया कि हमारी एक प्राइम मिनिस्टर जिनको हम अकाउंटेबल करना चाहते थे, इंडिया ने उसको पनाह दे दी। जब वो पनाह दे दी फिर उन्होंने शायद उसको मीडिया पर भी ले आए, वो ज़्यादा और ज़्यादा ट्रिगर हो गई बातें। तो अब मुझे लगता है कि अभी बांग्लादेश शायद जंप इन नहीं कर रहा फौरी तौर पर, वो एक लीवरेज के तौर पे इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है इस बात को कि वो क्या इंसेंटिवाइज करता है बांग्लादेश को। लेकिन कुदरती तौर पर एक अमल है, एक प्रोसेस है, एक गैप पैदा हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और वो भी तकरीबन 2 दहाइयों के बाद ये डाइवर्जेंस हुई है। और ये नेचुरल बात है, मैं खुद बांग्लादेश गया हुआ हूँ, मैंने बांग्लादेशी कैडेट्स की ट्रेनिंग की हुई है, तो वो बहुत लॉयल हैं पाकिस्तान के। लेकिन दरमियान में फिर जब हसीना वाजिद के 16 साल हम लगाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हमारे डेल्यूशन हो गई, ताल्लुकात की उस तरह नहीं गए। पर एक और सवाल ये भी बनता है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना बेस बनाएगा जो कि इस्तेमाल होगा इंडिया के खिलाफ। तो क्या कहते हैं आप कि इस खबर में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर बहुत चाइना जो है वो बहुत एक्साइटेड कभी भी नहीं हुआ अपनी ग्लोबल प्रेजेंस के सेंस में। चाइना के हार्डली बेसेस हैं, एक जिबूती का एक इम्पोर्टेंट बेस है, 2-3 और जगह उनकी प्रेजेंस है। अमेरिका की तरह उसके 80 मुल्कों में 780 के करीब बेसेस नहीं है, अमेरिका के तकरीबन 800 बेसेस हैं 80 मुल्कों में। चाइना उस तरह के एक्सपेंशनिज्म नहीं करता, चाइना किसी और तरह से दुनिया को रीच आउट करता है, वो पोर्ट से करता है, वो रेलवे लाइन से करता है, वो नेटवर्किंग से करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके कनेक्ट करता है। तो चाइना की पॉलिसी अपोजिट है। अमेरिका मिलिट्री तौर पर प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस पैदा करता है रीजन में कि मेरे मिलिट्री फुटप्रिंट हो गया, इसका मतलब मेरा इन्फ्लुएंस है। चाइना इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स छोड़ता है जो ज्यादा लास्टिंग होते हैं, ज्यादा एक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और लोकल पॉपुलेशन के लिए भले का भी बायस बनते हैं। तो ये सारी रोशनी में मेरा ख्याल है कि उनको बेसिस में कम इंटरेस्ट होगी, क्योंकि चीन को मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है बांग्लादेश के अंदर फिजिकल कोई बेस बनाने की और इंडिया को कोर्स करने की। उसके पास अपनी एयरफोर्स और अपनी जो फोर्सेज है बहुत स्ट्रांग है, इंडिया का अपना बॉर्डर मिलता है। अगर उसने इंडिया को कोर्स करना ही है, प्रेशराइज करना है, और हिमालय के जरिए वो पहले भी करता है। 1962 में भी जब उसने इस पर हमला किया था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के नेहरू थे, उन्होंने एयरफोर्स को इजाजत ही नहीं दी थी बांग्लादेश से चाइना से लड़ने की। उस वक्त भी उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ इस्तेमाल किया था ट्रांसपोर्ट के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया था, जंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया था। 1962 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के खिलाफ अगर कोई चीन डिटरेंस क्रिएट करना चाहता है तो मेरा ख्याल उसकी डिटरेंस जो आपस में उनका कॉमन बॉर्डर है वहीं काफी है, उसको बांग्लादेश की मेरा ख्याल डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। काबिल सलाम एयर कमांडोर साहब, सादा सा सवाल है जो अमेरिका ईरान जंग को मैं समझा हूँ। मुसलसल ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं एक लकीर खींच दूंगा, मैं आपको दुनिया से ईरान को जुदा कर दूंगा। अब मुसलसल उसके कहने के बाद अगर मैं गौर करूं तो स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट कालीबाफ, जो बाकर कालीबाफ साहब वो खुद भी कमांडर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि भूख नंग की बातें आ रही हैं कि मौशत को तगड़ा करने के लिए मौशत जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और ईरानी सदर जो मसूद साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, कल की बजाय आज ख़त्म होनी चाहिए। तो फिर ये एक तो ये बताएं कि ये जंग ख़त्म क्यों नहीं हो रही, क्यों रुकावट डाली जा रही है, और आपना हरमज़ आइंदा आने वाले हफ्ते 10 दिन में आपको खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिपेंडेंट हो जाए जैसे पहले होगा, या फिर ये ऐसे ही रहेगा? आपका क्या तजर्बा है एयर कमांडोर साहब? जी भट्ट साहब, मैंने परसों का एक डाटा इकट्ठा किया था, सिर्फ 7 शिप्स गुजरे हैं एज कम्पेयर टू 130 जो गुजरा करते थे जुमेरात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। अब अगर सिर्फ 7 गुजरे हैं तो इसको नॉर्मलाइज तो नहीं कहते, और वो 7 गुजरे हैं ईरान की मर्जी से, ईरान की मर्जी के बगैर नहीं। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की चाबी अमेरिका ने और ख़ास तौर पर उसके एलाइज ने और इजराइल ने ख़ास तौर पर ईरान को दी है, वो चाबी वापस नहीं करना चाहता, और ये आपने न्यू फाउंड इसको रियलिज्म दे दिया, वो बार्गेनिंग चिप में इस्तेमाल करना चाहता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को। इसी वजह से आपने देखा कि मिलिट्री एक्शन सारे होने के बावजूद ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसको पता है ये सबसे बड़ा लीवरेज है। इसीलिए उसने इकोनॉमिक क्वेश्चन शुरू की है, जो पहले सवाल में फरा ने भी पूछा था कि वो अब चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी हमें फेस सेविंग मिल जाए तो हमें
तो मेरा नहीं ख्याल अभी फोर्सिएबल, जब तक ईरान को आप एंगेज नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। हाँ, आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैं सैंक्शंस पे भी कर देता हूँ। देखिए, जब किसी मुल्क पर सैंक्शन लगती हैं, जो ईरान पर ऑलमोस्ट 47 सालों से तो सख्त लगी हुई हैं, पर्टिकुलरली 20 साल में बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई हैं, तो ये इनका डुअल एज होती हैं। बट साहब, ये टू प्रॉन्ग होती है, यानी दो धारी होती है। जब आप सैंक्शन लगा, वो ऐसे आप लोग आते हैं, अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है ईरानी पर के ईरान के लोग खड़े हो जाए, ईरान और एक एलिमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट को एक सिंपैथी मिल जाती है कि जी हमारे पास तो वेस्ट का सारा प्रेशर है, हम पर पाबंदियां हैं, लोगों को मुतहद कर देती है, कुर्बानी ज्यादा देने की कैपेसिटी बिल्ड कर देती है। और सबसे बड़ी बात कर कि अगर उस हुकूमत की अपनी भी गवर्नेंस की गलतियां हों, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, ईरान की अगर गवर्नेंस की अपनी भी गलतियां हों, तो लोग माफ इसलिए कर देते हैं, वो समझते हैं तो सारा सैंक्शंस की वजह से। यानी अपनी जो लोगों को भला हुकूमत ना कर पाए तो लोग इत्मीनान फील करते हैं, ये हम सैंक्शंस का निशाना है।